हेलो दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यह कक्षा 10th क्लास नागरिक शास्त्र पाठ संख्या 2 के सभी लघु, अति लघु एवं दीर्घ उत्तरीय सारे प्रश्नों को एक साथ संग्रहित किया गया है, जिसे अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यह आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे अंत तक जरूर देखें। प्रश्न है, संघ राज्य का अर्थ बतावें। तो संघ मतलब होता है संगठित और राज्य तो आप जानते ही हैं। तो संघ राज्य का अर्थ बताना है। तो इसका उत्तर है, जब किसी देश में शासन संचालन के लिए, कहने का मतलब हुआ जब किसी भी देश में शासन को चलाने के लिए दोहरे स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है, तो ऐसी सरकार के गठन को संघ राज्य कहते हैं। इसमें सर्वोच्च स्तर पर केंद्र की सरकार होती है और राज्य सरकार यानी कि जो है यह राज्य संघ एक अंग है, जिनके शासन के संचालन के लिए राज्य की सरकार होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी देश में शासन को यानी कि उस देश की स्थिति को चलाने के लिए दोहरे स्तर पर यानी कि एक केंद्र सरकार दूसरी राज्य सरकार, तो दोहरे स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है, तो ऐसी सरकार के गठन को संघ राज्य कहते हैं। और इसमें सर्वोच्च स्तर पर केंद्र की सरकार होती है, राज्य संघ का एक अंग है, जिनके शासन के संचालन के लिए राज्य की सरकार होती है। अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी जब किसी देश की शासन व्यवस्था में उस देश में निवास करने वाले समाज के सभी वर्ग या संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देकर उनके हित का ध्यान रखा जाता है, यानी कि हित माने भलाई का ध्यान रखा जाता है, तो ऐसी शासन व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। इसमें अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से लोगों की समान भागीदारी रहती है, तो ऐसी सत्ता को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी देश की शासन व्यवस्था में उस देश में निवास करने वाले यानी कि उस देश में रहने वाले समाज के सभी वर्ग, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, उच्च हो, निम्न हो, या संप्रदाय को प्रतिनिधित्व देकर यानी कि उनकी भागीदारी को देकर के उनके हितों यानी कि उनके हित माने भलाई का ध्यान रखा जाता है, तो ऐसी शासन व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। और इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की समान भागीदारी रहती है। अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो देखिए, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की भूमिका जो होती है वह महत्वपूर्ण होती है। इसके अभाव में लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो लोकतंत्र में सरकार जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है और जहां प्रत्यक्ष रूप से मतदाता सत्ता में साझेदारी करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अभाव में लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है कि लोकतंत्र के बिना हम इसकी कल्पना साझेदारी की नहीं कर सकते हैं। तो लोकतंत्र में सरकार माने जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है, जहां प्रत्यक्ष रूप से मतदाता सत्ता में साझेदारी करते हैं, जबकि जनप्रतिनिधि सरकार के मुताबिक सत्ता में साझेदारी करते हैं। लोकतंत्र में इसके बिना सामाजिक समूहों के हितों एवं जरूरतों का सम्मान कर उनके बीच मतभेद तथा टकरावों को दूर किया जाता है तथा देश प्रगति की ओर सदा अग्रसर रहता है, यानी कि हमेशा आगे की ओर बढ़ते जाता है। अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके निम्नलिखित हैं। पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। तो देखिए, पहला प्रत्यक्ष साझेदारी आम जनता अपने मतदान के माध्यम से करती है, जबकि अप्रत्यक्ष साझेदारी जनप्रतिनिधि सरकार में शामिल होकर के करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि प्रत्यक्ष चुनाव में
प्रत्यक्ष भागीदारी में जनता की पूर्ण प्रधानता होती है। यह जनता अपने मत के द्वारा यानी कि वोट देकर के ही प्रतिनिधि का चयन करती है, जबकि अप्रत्यक्ष साझेदारी जनप्रतिनिधि जो जीत करके जो प्रतिनिधि जाते हैं वे सरकार में शामिल होकर और इसकी चुनाव कराते हैं, यानी इसी को हम क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष साझेदारी। जैसे कि राष्ट्रपति की जो चुनाव होता है उसमें राष्ट्रपति की नियुक्ति में सत्ता की साझेदारी अप्रत्यक्ष रूप से होती है। देखिए अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं। तो देखिए राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में काम करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में काम करते हैं। राजनीतिक दलों के इतिहास के अध्ययन से यह पता चलता है कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधाराओं और समूहों वाले राजनीतिक दलों के हाथों में आती जाती रहती है। तो जनता भी अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दलों को चुनाव में जिताकर उनको सत्ता में भागीदार बनाते हैं। अगर वहीं जनप्रतिनिधि अगर सरकार में चले जाने के बाद में अगर जनता की बातों को नहीं सुनते हैं तो अगले चुनाव में जनता उनको वहीं पर पटक देती है जहां से वे उठकर गए रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतंत्र देशों में यानी कि लोकतांत्रिक देशों में सरकार का गठन एवं संचालन राजनीतिक दल द्वारा ही संपन्न किया जाता है। यही कारण है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था राजनीतिक दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए अगला है, गठबंधन की सरकारों में सत्ता की साझेदारी में कौन कौन होते हैं। तो देखिए गठबंधन का मतलब होता है जब किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तब वे 2-3 पार्टियां संगठित होकर मिल करके सरकार के गठन करने के लिए अपना उम्मीदवार घोषित करते हैं और सरकार का गठन करते हैं, जिसमें गठबंधन के सारे प्रतिनिधियों का भाग होता है, अधिकार होता है। ऐसे ही सरकार को हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो देखिए जब किसी भी एक राजनीतिक दल को चुनाव के बाद स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने पर 2-3 पार्टियां मिलकर सरकार का गठन करती है तो ऐसी सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं। इसमें सभी पार्टियों को समान अधिकार रहता है। तो देखिए गठबंधन की सरकार में कोई भी एक दल किसी भी काम को मनमाने ढंग से नहीं कर सकता है। सरकार के किसी भी काम को करने के लिए गठबंधन की सरकार में शामिल सभी दलों को आपसी सहमति लेकर ही नियम कानून बनाए जाते हैं। जैसे हमारे देश भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सरकार थी वह विभिन्न पार्टियों के शामिल होने से बनी थी, वह गठबंधन की सरकार थी जिसे एनडीए गठबंधन के नाम से जाना जाता है, जिनको यूपीए गठबंधन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अगला है, दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदारी बनते हैं। तो देखिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संवैधानिक रूप से प्रत्येक नागरिकों को संगठित यानी कि संगठन बनाने का अधिकार प्राप्त रहता है। जब देश में व्यापारी, उद्योगपति यानी कि खरीद बिक्री करने वालों को व्यापारी कहते हैं, उद्योगपति बड़े बड़े कल कारखानों के मालिक, किसान, शिक्षित खेतीहर मजदूर तथा औद्योगिक मजदूर अपने अपने हित के लिए यानी कि अपने अपने भलाई के लिए संगठित होकर एक साथ होकर सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मांग करते हैं तो ऐसे संगठित समूह को दबाव समूह कहते हैं। तो लोकतंत्र में दबाव समूह सरकार की विभिन्न समिति सत्ता में भागीदारी करते हैं या अपनी भलाई के लिए अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालकर उनके फैसलों को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे विभिन्न समूह जब सक्रिय हो जाते हैं तब किसी एक समूह का वस्तु या अधिकार के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं हो सकता। इन सभी कारणों से स्पष्ट होता है कि
दबाव समूह सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदारी बनते हैं। अगला है संघीय शासन की दो विशेषताएं बताएं। तो संघीय शासन की दो विशेषताएं निम्न है। पहला, दोहरी शासन की सरकार और दूसरा, संविधान द्वारा दोनों सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन यानी कि शक्ति का बंटवारा। यह संघीय शासन की दो विशेषताएं हैं।